नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है, सर लोन सेटलमेंट के बारे में बताइए। तो आज की पूरी वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर कर दे रहा है। लोन सेटलमेंट होता क्या है, कैसे होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कब कब क्या क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का यही फोन होता है, सर लोन सेटलमेंट कैसे होगा। फोन आएगा सीधा यही होगा, सर हमारा लोन सेटलमेंट कितने दिन में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो पूरी वीडियो आज आपके लिए बना दे रहा हूं, ताकि आपके मन के अंदर का जो ये सेटलमेंट कब होगा, कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है, पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। लोन सेटलमेंट का क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको पूरा जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कैसे लोन का सेटलमेंट होता है। तो देखिए, पहली बात जान लीजिए होता क्या, प्रोसेस क्या है। आपने लोन लिया है, लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, कारण क्या है। पहला काम, कारण क्या है, जॉब लॉस। आपने नौकरी कर रहे थे, आपके सिबिल को देख करके लोन दिया गया तो जॉब चली गई। व्यापार करने के लिए बिजनेस लोन लिए थे और व्यापार आज नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा हो गया। या कोई पारिवारिक समस्या, जैसे वाइफ है, पत्नी है, कोई बीमारी है, ऐसी बीमारियां हो जा रही है, कैंसर हो जा रहा है, जिसके कारण आप लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहे। या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, कोई भी दुर्घटना हो सकता है। देखिए, दुर्घटना तो बता के तो आता नहीं, तो ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपने लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हुए हैं, जॉब हो गया, व्यापार हो गया, पारिवारिक समस्या हो गया, या फिर कोई दुर्घटना हो गया, तो क्यों ना आप सोचते हैं, आपके मन में ये विचार आता होगा, क्यों ना मैं लोन को सेटलमेंट कर लूं। समझौता करके, आपस में समझौता करके, अनसिक्योर्ड लोन है, लोन कुछ तो आपने गिरवी रखा नहीं है, सिक्योर्ड कुछ सिक्योरिटी मॉर्गेज कुछ है नहीं, तो आपके मन में विचार आता है कि हाँ, कैसे भी करके मैं सेटलमेंट करके, समझौता करके क्लोज करूं। और मुझे बार बार ये फोन आते हैं कि सर मैं एक जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, मेरी ये परिस्थिति थी, आज इस कारण बस मैं नहीं पे कर पा रहा हूं, बीमारी कारण हो गया, जो भी कारण रहा हो, उस कारण बस मैं नहीं दे पा रहा हूं, मैं कैसे लोन का सेटलमेंट करूं। तो सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप होता क्या है, कैसे करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोसेस। यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, मैं बार बार कह रहा हूं जेन्युइन डिफॉल्टर। जेन्युइन डिफॉल्टर मतलब होता है कि आप जानबूझ के लोन की ईएमआई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी बिलफुल पे भी आते हैं, पहले जेन्युइन डिफॉल्ट। जब आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आप लोन ले चुके हैं, आप डिफॉल्ट हो चुके हैं, या डिफॉल्ट हो रहे हैं, या डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में आपको सबसे पहले पता चल जाता है कि अगले महीने की ईएमआई अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के माध्यम से, मैं दिखा दूं, ये देखिए लीगल प्रायर नोटिस ये होता है। इस पे एडवोकेट का सिंबल लगा होगा, एडवोकेट जैसे मैं यशवंत यादव लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा, और उसके साथ साथ हमारा चेंबर नंबर होगा, सिविल कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, और उसके साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब एडवोकेट आप बनते तो रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसके बाद ये पूरी डिटेल प्रायर नोटिस है, ये आपको इन्फॉर्म करना होता है। ये 2 पेज होगा, 2 पेज में अपनी प्रायर नोटिस, जो मैटर होगा आप एडवोकेट के माध्यम से, मैं बार बार कहता हूं किसी एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से ये काम करिए। तो ये जो नोटिस होता है, उसके बाद हमारा स्टैंप लगा रहेगा, सिग्नेचर होगा, उसके बाद ये कंपनी को रजिस्टर्ड डाक जरिए, रजिस्टर्ड डाक से आपको लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से देना है। खुद एडवोकेट मत बन जाइए, मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूं, ये हमारे पास फॉर्मेट था, आपको बता दिया, ये एडवोकेट की तरफ से लीगल प्रायर नोटिस होता है। तो लीगल प्रायर नोटिस आपको एडवोकेट के माध्यम से देना होगा, पहला काम होता है। क्योंकि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, जानबूझ के तो डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, किसी विषम परिस्थिति में आप एक कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। अगर आप बिलफुल डिफॉल्टर है, बिलफुल डिफॉल्टर मतलब आपके पास है 5 करोड़ रुपए देने, 5 लाख है, आप नहीं देना चाहते, आपकी नीयत खराब है, तो उसे के लिए नहीं है, उसके लिए ये प्रायर नोटिस नहीं है। ये आप जेन्युइन डिफॉल्टर के लिए, जो बिलफुल डिफॉल्टर हैं उनके लिए नहीं। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, नहीं है तो, जेन्युइन डिफॉल्टर है तो जब आप डिफॉल्ट कर गए, नहीं पैसे हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए, तब आपको मैं लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरिए रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से करूंगा। उसके बाद आज अब बताते हैं सेटलमेंट का मतलब।
सेटलमेंट होता क्या है? सेटलमेंट होता है, देखिए सेटलमेंट होता है समझौता, पूरे लोन अमाउंट पे नहीं कि आपका 10 लाख का लोन है तो 10 लाख दे देंगे सेटलमेंट, पूरे पैसे पे नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख का है, 1 लाख मतलब 10 लाख जो भी है, 1 लाख का आपका लोन है, 1 लाख का लोन है, कंपनी कहती है नहीं मैं एक नहीं, वो 40,000 रुपए पे, आप कहते हैं नहीं 40,000 रुपए पे अगर एग्री हो जाती है दोनों पार्टी, आप और लोनी, तो वन टाइम में 40,000 का ऑफर देती है कि 40,000 दीजिए आप इसको ओटीएस में, वन टाइम सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के प्रकार भी दो होते हैं, एक होता है रेगुलर सेटलमेंट, एक होता है ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट। तो मैं बार बार कहता हूं आप रेगुलर सेटलमेंट में मत जाया करिए, नहीं पैसे हैं तो रेगुलर सेटलमेंट और ओटीएस में अंतर क्या है? ओटीएस मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट, माने आपका 1 लाख का लोन है, 40,000 पे सेटलमेंट लेटर मिला, 40,000 पे एग्री हुए, एक बार में एक मुश्त राशि 40,000 दिए और आपको एनओसी मिल गया, पूरा आपका अकाउंट क्लोज कि हाँ आपका सेटलमेंट हो गया। और एक होता है रेगुलर सेटलमेंट, रेगुलर सेटलमेंट इसमें ईएमआई बन जाएगी आपकी कि आपको एक ईएमआई इस समय एक अमाउंट इतना 10,000 आज देना है, 10,000 ये देना है, 10,000 ये देना है, माने एक टाइम डेट के साथ महीने महीने में 3 बार 4 बार में आपका सेटलमेंट होता है, वो होता है रेगुलर सेटलमेंट। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है, यदि आपने 2 ईएमआई दे दिया, तीसरा ईएमआई नहीं सेटलमेंट का 2 अमाउंट दे दिया, तीसरा में एक दिन भी डिफॉल्ट किए नहीं दे पाए या कोई बात हो गया तो उस कंडीशन में वो सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादातर कहता हूं कि आप ओटीएस पे जाइए, वन टाइम सेटलमेंट करिए, रेगुलर में नहीं जाइए। अगर पैसे नहीं है तो आप रेगुलर में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। 3 ईएमआई अगर उसका 3 सेटलमेंट का लेटर में ड्यू डेट है तो 3 को टाइमली उसको पे कर दीजिए। तो कैसे तैयार होती है कंपनियां सेटलमेंट के लिए, आज इस पे बात करते हैं, कैसे तैयार होती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने सेटलमेंट के लिए कहा और कंपनियां तैयार हो, ऐसे नहीं तैयार होती, उनका प्रोसेस होता है, तरीका होता है। आप अपनी परिस्थितियों के बारे में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। पहला काम, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो गया है, तो पहला काम लीगल प्रायर नोटिस दे दिए, अपनी परिस्थितियों से कंपनी को अवगत करा दिए, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई भी कहता है आप अपनी परिस्थिति के बारे में कंपनी को अवगत कराना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कंपनी को एक प्रायर नोटिस, कंपनी को अपनी परिस्थिति को समझते हुए एक लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को दे दीजिए। उसके बाद आपकी 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाता है। तो 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाता है, कंपनी को आपने प्रायर नोटिस पहले से ही प्री इंटीमेशन लेटर दे चुका है और आप हैं जेन्युइन डिफॉल्टर और समय से जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, तो उस प्रायर नोटिस में आपसे सब कंपनी समय मांग लिया जाता है कि आप आज हमें समय चाहिए। उसके बाद आपका विचार है कि आप पैसे दे देंगे, आप अपनी परिस्थितियों के बारे में देंगे और ये प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक और एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया कि आपकी परिस्थिति के बारे में कंपनियों को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, आपको बताना है, आप अपनी परिस्थिति से अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लीगल प्रायर नोटिस होता है। उसके बाद 3-4 महीने बीत गए, उसके बाद कंपनियां, देखिए इतना जल्दी तो सेटलमेंट होता नहीं कि आपने एक प्रायर नोटिस दिया और सेटलमेंट हो जाए। अरे बिना एनपीए में गए तो सेटलमेंट का ऑफर आ ही नहीं सकता। बिना एनपीए में गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद ही तो से ऑफर आ सकते हैं, उसके पहले तो हो ही नहीं सकता। कोई कहता है मैं सेटलमेंट करा दूंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एनपीए में जाएगा, एनपीए में जाने के बाद कंपनी क्या करेगी, आपको नोटिस देगी, रिकॉल नोटिस। आप लोगों के पास आया होगा रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस का जवाब आपको दे देना है जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से। उसके बाद डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस कंपनी के पैनल के एडवोकेट की तरफ से, एडवोकेट के माध्यम से डिमांड नोटिस आएगा, तो उस डिमांड नोटिस का भी रिप्लाई आपको दे देना है एडवोकेट के माध्यम से। उसके बाद आएगा आर्बिट्रेशन का नोटिस, तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा तो आपको एक आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर, ये आर्बिट्रेशन का पूरे स्टेप बाय स्टेप टॉपिक होता है, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन देना जरूरी है, ये होता है आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर। 2 बार ऑब्जेक्शन लेटर देने के बाद उसके साथ साथ ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी, इसमें है नरेंद्र कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेज नरेंद्र कुमार प्रजापति, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। इसको अटैच करते हुए कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए, अगर आपकी सहमति नहीं है तो आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड पास होगा वो शून्य मान लिया जाएगा। तो इस जजमेंट का हवाला देते हुए आर्बिट्रेशन के नोटिस के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कॉपी को अटैच करके, इसको अटैच करके
कंपनी को स्पीड पोस्ट जरूर कर दे, ताकि आपके आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया की जा रही है, ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाए। तो ये हो गया आर्बिट्रेशन का नोटिस। तो आर्बिट्रेशन का आपको ऑब्जेक्शन देना जरूरी है, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा तो उसका ऑब्जेक्शन दीजिए। उसके बाद होगा क्या, कंपनियां पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस भेजेंगे जरिए एडवोकेट के माध्यम से, या फिर आप एनआई एक्ट का भी केस लीगल नोटिस देंगी कि एनआई एक्ट चेक बाउंस का केस हो गया, अगर आपने चेक दे रखा है तो ये प्रोसेस आपको मेल पे भी आ सकता है, रजिस्टर्ड डाक से भी आ सकता है। तो आपको कंपनी से बातचीत बनाए रखना है। नोटिस आई, नोटिस का रिप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हैं, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपकी परिस्थितियां खराब हैं, आपका देने की मंशा है लेकिन आज स्थिति नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना, और जो भी रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 20 एनआई एक्ट किसी भी प्रकार की नोटिस आती है, नोटिस का रिप्लाई आप करते रहिए और जल्दीबाजी मत करिए कि सर मैं फोन करते हैं, सर कितने दिन में मेरा सेटलमेंट हो जाएगा। अरे भाई आज ही तो आप हमसे बात की हो, प्रायर नोटिस गया नहीं, उनके पहले इनको सेटलमेंट का टाइम चाहिए कि कब तक हो जाएगा। अरे होगा जब होगा, आपको क्यों जल्दी है। अनसिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज नहीं है, कोई गिरवी तो है नहीं, तो एक दिन में तो होगा नहीं, एक दिन जरूर हो जाएगा। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है, ये जान लीजिए। तो आपका बात करना क्या है, एडवोकेट के माध्यम से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भेज दीजिए। उसके बाद अगर कोई रिकवरी एजेंट, बहुत सारे लोग ऐसे, हमारे क्लाइंट ऐसे थे, उनका 42 लाख का लोन, 40 लाख का लोन था, उसने क्या किया, कोई कंपनी हायर कर लिया कि ये कंपनी है, सेटलमेंट एजेंसी है और सेटलमेंट करा दिए। सेटलमेंट, वो तो लोन से वैसे ही परेशान थे, उनसे महीने महीने पैसे लेते लेते 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए उनसे ठग लिया गया। कोई भी कंपनी इंडिया में ऐसा नहीं है जो कहे मैं सेटलमेंट कराता हूं, कोई नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता। नोट कर लीजिए, कोई आपसे कहता है मैं सेटलमेंट करा दूंगा तो कह दिया फर्जी है, सेटलमेंट कोई नहीं करा सकता। बैंक ने लोन आपको दिया है, कंपनी ने लोन आपको दिया है, नोटिस आपके नाम पे आएगा, फोन आपके पास आएगा। और जो कहते हैं कि फोन ट्रांसफर हम कर देंगे, फोन कहीं ट्रांसफर नहीं होता है, एक ही नंबर पे सारे फोन लोग का उसी पे डाल देते हैं और वो बिजी जाते रहता है, और कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं होता है। इतना किसी पार्ट टाइम नहीं, इतनी कंपनियां हैं, इतनी बड़ी कंपनी, अगर सबका लोड फोन उठाने लगे, अटेंड करने लगे, तो एक तो रिकवरी एजेंसी वाले एक दिन में 100 फोन करते हैं, एक आदमी 100 कॉल अटेंड कर सकता है, नहीं, संभव ही नहीं है। तो ये लोग जो कंपनी वाले होते हैं बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को, ठग रहे हैं आप लोगों से। लोन लिए हैं आप, डिफॉल्ट करेंगे आप, नोटिस आएगी आपके पास, एडवोकेट के माध्यम से नोटिस आएगी, बैंक के पैनल के एडवोकेट की तरफ से नोटिस आएगी, उस नोटिस का जवाब आपको एडवोकेट की तरफ से देना जरूरी है। प्रायर नोटिस दीजिए, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो जो नोटिस आ रही है, नोटिस का जवाब आप दीजिए। उसके बाद सेटलमेंट लेटर दीजिए, सेटलमेंट लेटर नहीं, सॉरी, सेटलमेंट नोटिस आप दीजिए, और उसमें अमाउंट मत भरिए कि अमाउंट इतना डालना है, कोई नहीं, सेटलमेंट नोटिस भेज दीजिए, उसका जवाब आएगा। सेटलमेंट की प्रक्रिया यही है। कोई आपको फंसा रहा है कि नहीं मैं रिकवरी एजेंट है, मैं आपका सेटलमेंट करा दूंगा, तुम है कौन सेटलमेंट कराने वाला? कंपनियां कहती मैं सेटलमेंट करा दूंगा, कोई कंपनी का आरबीआई ने कोई ऐसा लाइसेंस नहीं दिया किसी कंपनी को कि तुम लोन का सेटलमेंट कराओगे। लोन नहीं दे पा रहे हैं तो कंपनियां तुम्हारे पास भेजेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब फर्जी है, ठग रहे हैं। तो ठगे आपको अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। और हमारे कुछ क्लाइंट के साथ ऐसा हो चुका है, ऐसा हो गया है, तो जो जिनके मैंने उनको कहा एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि कोई भी चीज एग्रीमेंट पे भी कर रहे हैं तो लॉफुल होना चाहिए। मनमानी कोई किसी का पैसा ऐसे ही मनमानी नहीं, कभी भी कोई नोटिस आए तो उसका जवाब एडवोकेट के माध्यम से दीजिए बस। तो ये चीज होती है। कोई सेटलमेंट कहे एजेंसी में रिकवरी एजेंट है मैं सेटलमेंट करा दूंगा, कोई नहीं करा सकता। नोटिस आएगी एडवोकेट की तरफ से, एडवोकेट की तरफ से जवाब जाना चाहिए। सेटलमेंट तो प्रोसेस है, सेटलमेंट तो प्रक्रिया है। उसके बाद बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया। आपके पास देखिए बैंक, एनबीएफसी, कोई चीज आपके पास गिरवी तो है नहीं, आपका अनसिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई कीमती वस्तु तो रखी नहीं गई, गोल्ड तो रखा नहीं गया है। तो उस केस में वो सेटलमेंट पे आ जाते हैं। और ज्यादातर पे केस पे अगर मैक्सिमम अधिक से अधिक कंपनियां क्या कर सकती हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, एनआई एक्ट, सेम एनआई एक्ट का केस, चेक बाउंस इसको कहते हैं। तो इस केस में कंपनियां भी नहीं चाहती कि केस हो, क्योंकि उन्हें भी केस करेंगी तो उनको भी एडवोकेट हायर करना होगा, एडवोकेट रखना होगा, केस करना होगा, बहुत सारी प्रोसेस होगा, वहां पे भी पैसे खर्च होंगे, तो सेटलमेंट पे आ जाती है। अगर केस भी कर देती हैं सेम डे बेल हो जाता है।
अगर कलकत्ता में केस हो गया, अहमदाबाद में हो गया, जयपुर में हो गया, कहीं भी आपका केस होता है, नोटिस आती है तो सेम डे बेल हो जाता है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 तारीख चलेगी, लोक अदालत में जाएगा, केस को लोक अदालत में भेज करके आप उसको वहां पे समझो। देखिए नाम ही इसका है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। अरे समझौता योग्य है ये, समझौता कभी भी किया जा सकता है, दोनों पार्टी सहमत है तो समझौता किया जा सकता है। एक ईएमआई का एक केस होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, एक ईएमआई का केस होता है। अच्छा, उसका कारण क्या है? एक ईएमआई का केस होने का क्या मतलब है कि एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है जिस महीने, उसके 15 दिन में उनको नोटिस देना है, उसके बाद नोटिस देने के बाद कंपनी में केस फाइल करना है, उसके बाद 1 महीने के अंदर में ये प्रोसेस कर लेना है। एक ईएमआई का एक केस होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। उसको आप पेमेंट दे करके, एक ईएमआई का केस है, एक ईएमआई का पेमेंट दे करके, डीडी करके या कैश जमा करके कोर्ट में आप उसको केस को भी खारिज समाप्त करा सकते हो, क्योंकि एक ईएमआई का केस था, एक ईएमआई आपने दे करके उसको क्लोज करा लीजिए। तो जो प्रक्रिया है उसके बाद क्या होता है, कंपनियां ऐसा नहीं करना चाहती आपके ऊपर केस करके कि उनको बहुत अच्छा है कि केस कर देंगे, डराने का तरीका डरा देती है। भाई ठीक है, कोई आपके पास नोटिस आ जाएगा कोर्ट का तो आप डर जाओगे, भाई कलकत्ता कोर्ट से केस है, अरे कलकत्ता कोर्ट से सेम डे बेल हो जाती है, मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल कराऊंगा, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत क्या है। सम्मन आएगा, नोटिस आएगा। सम्मन मतलब कोर्ट से बुलावा पत्र, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं तो कोर्ट ने आपको बुलावा पत्र दिया गया है, आप सेम डे बेल हो जाएगी। एडवोकेट प्रोवाइड करना, आगे का बेल कराना, कैसे कैसे क्या होगा, हमारे एडवोकेट है, पैनल पे जो होगा A to Z करा दिया जाएगा। उसके बाद सेटलमेंट लेटर, अगर कंपनियां तैयार हो जाती हैं सेटलमेंट पे तो सेटलमेंट लेटर इशू करती हैं। यहां पे भी फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे लोग सेटलमेंट लेटर को एडिट करके आपको दे देंगे, तो आप सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करना जरूरी है। तो आप किसी एडवोकेट के माध्यम से वेरीफाई कराइए सर ये सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है भी कि नहीं, मैं पैसा दूं या ना दूं। ऐसा तो नहीं कि मैं पैसा दूं और हमारे अकाउंट में ब्याज पेनल्टी में कट जाएगा और हमारे पास सेटलमेंट नहीं हो, क्योंकि कहीं कहीं ये फर्जी सेटलमेंट लेटर भी इशू कर देते हैं। तो फर्जी सेटलमेंट लेटर इशूज करने, कोई भी सेटलमेंट लेटर आता है तो आप उसको नोट भेज दीजिए कि हाँ ये सेटलमेंट लेटर है, इसको वेरीफाई करके अगर वो जेन्युइन होगा तो मैं बता दूंगा हाँ जेन्युइन है, आप पेमेंट करिए। अगर जेन्युइन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है पेमेंट करने के लिए, फेक भी सेटलमेंट लेटर भेज देते हैं। तो फर्जियों से बचिए, कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। अगर आप हमारे क्लाइंट है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है कि हमारे क्लाइंट होने के बाद भी आपके साथ ये फ्रॉड हो जा रहा है। कोई भी सेटलमेंट एजेंसियां नहीं है कि एजेंसी होती है मैं सेटलमेंट करा दूं, ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक है, सब फ्रॉड है। तो ऐसे से बचिए। कोई एजेंसियां नहीं है कि सेटलमेंट कराती, कोई सब फर्जी है, कोई ऐसा नहीं है। आप नोटिस आपके पास आएगा, जवाब आपको देना है। मल्टीपल कॉल आ रहा है, कोई जरूरत नहीं फोन उठाने की, आपकी मर्जी, फोन आपका है, उठाना है उठाएं, नहीं उठाना है नहीं उठाएं। और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में और NI एक्ट चेक बाउंस में केस होता है, सेम डे बेल हो जाएगी, एडवोकेट में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कोई नोटिस आए, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, ये रहा आपका सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस। यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, यही तरीका होता है अनसिक्योर्ड लोन के केस में। ये प्रक्रिया अनसिक्योर्ड के लोन के केस में है, ये चीज होता है। और सिक्योर्ड लोन का जो प्रोसेस है वो तो अलग है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, सरफेसी एक्ट लग जाएगा ना, क्योंकि आप होम लोन है या फिर लैंड के अगेंस्ट में है या फिर कोई प्रॉपर्टी पे लोन है, कुछ भी है, या फिर गोल्ड लोन है, तो जो सिक्योर लोन है, कार बस का लोन है, ट्रक का लोन है, तो उस कंडीशन में सिक्योर लोन में आता है। तो उसमें सिक्योर लोन का तरीका अलग होता है, उसमें प्रायर नोटिस तो सबको देना जरूरी है, उसके बाद उसमें सरफेसी एक्ट लगता है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आपको नोटिस आएगा, 13/2 का नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस, मांग पत्र, तो उसका ऑब्जेक्शन करना होता है, उसका प्रक्रिया अलग होता है। अगर आपके पास कोई होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन या ऐसा कोई लोन है, आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आपसे पर्सनली मुलाकात भी कर सकते हैं, हमारी टीम से आप बात करके आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। और उसके बाद रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस या किसी प्रकार की नोटिस आती है तो आप हमें भेज दीजिए, मैं उसका नोटिस का रिप्लाई करके आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, वो मैं करा दूंगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फ्रॉड उससे बचें, और हमारे क्लाइंट हैं तो आपको तो अब आपके अच्छा आपके अंदर का मन के अंदर का डर तो समाप्त ही हो चुका होगा ये फर्जी वाले रिकवरी एजेंटों से। रिकवरी एजेंटों के लिए एकदम सख्त रहिए, क्यों? क्योंकि ये होते ही हैं फर्जी, ज्यादातर 100% में से लगभग 90% तो ये फर्जी होते हैं। इनके पास आई कार्ड नहीं है, विजेट लेटर नहीं है, DRA लाइसेंस नहीं है, नहीं है तुम निकाल घर से बाहर, क्या बात करते हो इनसे। दो कौड़ी के भिखारी है जिनके पास हाई स्कूल इंटर पास तक नहीं होते और चल देते हैं रिकवरी करने। इनको भी मालूम है कि नहीं इनके पास ना ID है, ना कार्ड है, ना कुछ है, इनको जानकारी नहीं है। दिमाग से तो पैदल ही होते हैं, दिमाग नहीं होता इनके पास। दिमाग होता तो इनको पता होता है ये चीज फर्जी काम कर रहे हैं,
बिना आईडी बिना डीआरए बीआरए कुछ भी पहुंच जाते हैं। तो फर्जी वाले घूम रहे, कमीशन बेस पे होते हैं, तो इनको इनकी भाषा में जवाब देना है। अगर ऐसा करते तो चल निकल बाहर, बिना विजिट लेटर। अगर जेन्युइन होंगे तो क्या होगा, आईडी कार्ड होगा, विजिट लेटर होगा, डीआरए का लाइसेंस होगा, उनको तमीज से बात करने का तरीका होगा। और ये फर्जी वाले होंगे, इनको तो पता ही नहीं होता क्या होता है, क्या क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, तो इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ता है। जरूरत पड़ने पे पुलिस को भी बुला लीजिए, इनके नाम पे एफआईआर दर्ज कराइए। अगर आपके मान सम्मान खराब कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, और कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क करिए। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।